Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. And first of all, obviously, thank you to the Islamic Chamber of Commerce for inviting me to this event and for giving me this opportunity to share Telemart's journey, my journey as well, in front of you guys. Because लोग outcome तो बहुत देखते हैं, successes देखते हैं, जिस तरह मैम आलिया ने भी start में कहा, तो वो glitz and glory सबको नजर आती है, उसके पीछे की struggle और story और journey जो है उसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है for anybody who's aspiring to be an entrepreneur or for that matter, working in the corporate sector as well, because there are a lot of learnings that you guys will inshallah take away from my story, my journey and Telemart's journey as well. So thoda sa bit of my background in the beginning. I was born into a Mehman family, Mehman middle class family. My father came from a very, very humble background. So for you guys to understand my story as an entrepreneur and Telemart's journey, you guys will have to understand a bit about my father's journey as well. So he did not inherit any wealth whatsoever. He did not have any fancy qualifications, any fancy degrees. And उन्होंने अपना करियर एक जॉब से स्टार्ट किया, 20-22 साल एक कंपनी में जॉब की, यामाहा में, जो मोटरसाइकिलें बेचते थे उस वक्त. And after that, he was the first man in Pakistan to start the concept of private mobile phone shop in 1992, before I was born. तो उस वक्त जो कल्चर था, जो लोग मुझसे या मुझसे बड़ी एज के हैं वो उसको अंडरस्टैंड करेंगे, रिलेट करेंगे, कि उस जमाने में मोबाइल फोन्स वर अ लग्जरी, राइट? बड़े बड़े फोन आते थे, एंटेना वाले, ब्रिक फोन्स, राइट? So at that time, Mobilink, Parktel, Instaphone were the telcos that were operating in Pakistan, and they used to sell devices on their own service centers while selling connections and scratch cards. तो मेरे फादर ने पहले उन सब की फ्रेंचाइजीज ली, उनकी कनेक्शंस बेचे, एंड देन ही रियलाइज्ड के एक प्राइवेट मोबाइल फोन शॉप का भी कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ऑल अंडर वन रूफ. एंड दैट इज व्हेन ही एस्टैब्लिश्ड हिज फर्स्ट आउटलेट इन कराची by the name of Mobile Point, and वहां पर connections भी थे, scratch cards भी थे, mobile phones भी थे, batteries उस वक्त अलग से आती थी, batteries भी थी. And then he started with one outlet, and that went on, and he grew that network to around 10 outlets in Karachi. And that is when he realized कि इसकी need है, इस तरह की प्राइवेट मोबाइल फोन शॉप्स की या रिटेल आउटलेट्स की नीड है, जहां पर ऑल अंडर वन रूफ एक्सपीरियंस दिया जाए. और माइंड यू, ही स्टार्टेड ऑफ, हेलो, या, सो माइंड यू, ही स्टार्टेड ऑफ विथ नथिंग. तो वो सदर में बाइक पे जा जाकर चार्जर बेचते थे. और जब हमने ई कॉमर्स स्टार्ट किया 2014 में, उसके ऊपर भी आते हैं कि वो जर्नी क्या थी. तो जब हमने ई कॉमर्स स्टार्ट किया और हम बहुत ज्यादा खुश होते थे कि हम एक नई कैटेगरी में, नई इंडस्ट्री में जा रहे हैं और वक्त के साथ चल रहे हैं, इवॉल्व कर रहे हैं, तो उन्होंने हमें एक दिन अपने रूम में बुला के एक फ्लायर दिखाया जो 1990s का था, जो उन्होंने 1990s में छपवाया था. और उस फ्लायर पे ये लिखा हुआ था कि आपको घर पे आपकी प्रोडक्ट डिलीवर की जाएगी. तो उन्होंने उस वक्त हमें बताया कि ये काम उस वक्त से मैं कर रहा हूं, लोगों के घर पे जाके डिलीवरी देना. तो जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज की जनरेशन के लिए, मेरी जनरेशन के लिए अंडरस्टैंड करना है ना, कि हम अगर अपने से एक जनरेशन पीछे जाके उनकी सक्सेसेस को भी जब देखेंगे ना, तो वो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल्स हैं हमारे लिए. क्योंकि उस जमाने में जब लकी ग्रुप बना, एंग्रो बना, इस तरह की जो सक्सेसेस हैं, आर्टिस्टिक मिलियनर्स है, टेक्सटाइल बड़ी बड़ी कंपनीज है, जायंट्स हैं, गुल अहमद हैं, इस तरह के ब्रांड्स हैं, बुनाइजा है, उस जमाने में टेक्नोलॉजी नहीं थी. उस जमाने में दुनिया एक ग्लोबल विलेज नहीं थी. उस जमाने में इतनी असिस्टेंस टेक्नोलॉजी की, डिजिटाइजेशन की नहीं थी, इतनी रीच, इतनी पेनिट्रेशन नहीं थी. और अगर उस वक्त समवन मेड इट, दैट इज द एक्चुअल सक्सेस स्टोरी दैट वी नीड टू हियर मोर ऑफ. तो वहां से उन्होंने फिर एक हम्बल बिगिनिंग ली, आउटलेट्स बनाई, उसके बाद एक कंपनी बनाई पाकिस्तान में इन द ईयर 2000. ही वाज द फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ दैट कंपनी. इट वेंट ऑन टू बिकम द लार्जेस्ट मोबाइल फोन डिस्ट्रीब्यूटर इन द कंट्री. एंड देन इन 2012 एवरीथिंग वाज परफेक्ट, राइट? तो मैं जब छोटा था तो मेरी वालदा मुझे बाइक पे लेके 3 बच्चों को भी घूमती थी मेरे फादर के साथ. उसके बाद हमने एफएक्स भी ली. उसके बाद हम बाटवा नगर में रहते थे, हसन स्क्वायर के सामने. और आहिस्ता आहिस्ता फिर हमने अपनी जर्नी में जब हम बड़े हुए, वी केम इनटू आवर सेंसेस. दैट इज व्हेन माय फादर माशाल्लाह हैड एस्टैब्लिश्ड बिजनेस. So it won't be wrong कि उस वक्त we had a silver spoon या golden spoon in our mouth, and we knew that everything is perfect. My father is a great company, stable company, doing great business. We were going to good business, good schools. उसके बाद in 2012 that company, you know, was subject to a hostile takeover, and रातों रात वो company खत्म. We were out of that company रातों रात, and जिसको कहते हैं कि then life happened to us, right? So in 2012 we were left with nothing, rato raat. And you know, cases, judicial system of Pakistan and how these things work. When you leave a company and you are forced out of that company, the company that you created. और फिर हमें एक रियलिटी चेक मिला कि हाँ यार, जिंदगी जो है वो हमेशा बड़ी अच्छी,
बड़ी सुहानी नहीं होती जिस तरह हम यूनिवर्सिटीज में भी पढ़ते हैं कि इस तरह से होगा, बिजनेसेस में ऐसे चलेगा, पार्टनर्स ऐसे होंगे। तो फिर हमें एक रियलिटी चेक मिला कि मेरे फादर ने अपनी जिंदगी लगा दी, खून पसीना एफर्ट लगाकर एक कंपनी स्टैब्लिश की फ्रॉम स्क्रैच। एट दैट टाइम आई वाज इन माय सोफोमोर ईयर एट IBA एंड माय ब्रदर वाज इन CBN। एंड ऑब्वियसली वी हैड एम्बिशंस कि यार हम पहले यूनिलीवर में, PNG में, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में इंटर्नशिप करेंगे, जॉब करेंगे, फिर फादर के बिजनेस में जाके डायरेक्टली जो है वो पहले दिन अच्छी पोजीशन पे बैठ जाएंगे। लेकिन जब ये सब कुछ हुआ तो दैट इज व्हेन मी एंड माय ब्रदर रियलाइज कि नाउ इज द राइट टाइम टू बिकम शोल्डर्स ऑफ आवर फादर, बिकॉज उन्होंने एक एफर्ट लगाई, पूरी जिंदगी लगाई कंपनी को बनाने में, एंड नाउ इज द राइट टाइम दैट वी स्टेप इन और हम कुछ नए सिरे से स्क्रैच से स्टार्ट करें, something which will be our baby, something which we will be able to own, right? So that is when we realized कि अब क्या करें। तो ये आप जब स्टोरी सुनेंगे, स्टोरी सुनाने का मकसद ये है कि आपको उसमें बीच बीच में अपनी लर्निंग्स मिलती जाएंगी अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं। तो अब ना मेरा एक्सपीरियंस, ना मेरे भाई का एक्सपीरियंस, ना कोई इंटर्नशिप्स, ना कोई जॉब्स, किस कैटेगरी में जाएं, क्या बिजनेस स्टार्ट करें, जो एक सबसे बड़ा सवाल होता है। तो हम बड़े नेचुरली वी डिपेंडेड ऑन माय फादर्स एक्सपीरियंस एंड हिज एक्सपर्टीज, बिकॉज हमारा अपना कोई डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं था। तो ओके, वी हैड टू डू समथिंग अराउंड मोबाइल फोन्स, डिस्ट्रीब्यूशन, रिटेल। ओके, क्या नाम रखा जाए, नाम पे ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई, वी फाइनलाइज्ड टेलीमार्ट, एंड अगेन वही कॉन्सेप्ट, वही विजन, ऑल अंडर वन रूफ। सो इफ यू सी टेलीमार्ट्स लोगो, we have a T at the start, T at the end, and both the T's are interconnected, which is representing we are selling everything under one roof. अब सोचा कि क्या किया जाए, कन्वेंशनल होलसेल से स्टार्ट करें, रिटेल से स्टार्ट करें। सो एट दैट टाइम इंडिया वाज अ वेरी स्ट्रांग रेफरेंस मार्केट फॉर अस। वी आर टॉकिंग अबाउट 2013, राइट? सो इंडिया में उस वक्त फ्लिपकार्ट वाज डूइंग वंडर्स, इंडिया में अमेजॉन उस वक्त आ चुका था। और हमने इंडिया को क्यों एज ए रेफरेंस मार्केट देखा? बिकॉज सब कॉन्टिनेंट जो है वो बड़ा एक सिमिलर पैटर्न वहां देखा जाता है, चाहे वो कंज्यूमर बिहेवियर हो, चाहे वो डेमोग्राफिक्स हो, साइकोग्राफिक्स हो। तो हमने कहा जब इंडिया की ऑडियंस ई कॉमर्स को होल हार्टेडली एक्सेप्ट कर रही है, और ऑब्वियसली पाकिस्तानी माइंडसेट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो लोग हैं वो थोड़ा स्केप्टिकल होते हैं नई चीजों को अडॉप्ट करने में, एक्सपेरिमेंटल इतना ज्यादा नहीं होते हैं। सो वी सॉ इंडिया एज अ रेफरेंस मार्केट एंड वी वर लाइक ओके यार, पाकिस्तान में भी उस वक्त प्लेयर्स थे लेकिन बहुत कम प्लेयर्स। हमने an industry of the future, and if we step into this industry today, we'll be able to reap the benefits going forward, inshallah. So we started off e-commerce as a secondary business model, and our primary business model was कि यार wholesale कर लेंगे, retail कर लेंगे mobile phones की। We started e-commerce with 3 categories: mobile phones, tablets, and accessories, because that is where we had our command on supply chain, costing, relationships. एक website बनाई। Mind you, at that time, e-commerce was very, very, very new in Pakistan. So you would not find resources which were experienced in e-commerce in Pakistan, और सब खुद सीख रहे थे। जब हमने स्टार्ट किया तो ना मुझे e-commerce आता था, ना मुझे कोडिंग आती थी, ना प्रोग्रामिंग आती थी, ना टेक्नोलॉजी का इतना आइडिया था। उस वक्त टेक स्टार्टअप्स वर नॉट अ बज़वर्ड इन पाकिस्तान। हमने 8 या 9 लोगों के साथ एक जर्नी स्टार्ट की, और उसमें कॉल सेंटर भी बना लिया, UN नंबर इशू कर लिया, पूरा दिन बैठ के चाय समोसे खाते थे ऑफिस में, कोई ऑर्डर नहीं, कोई कॉल नहीं, कुछ ट्रैफिक नहीं। जब पहली वेबसाइट बनाने गए और बनवाई तो वो बहुत बड़ा फेलियर निकला। उस 3-4 महीने लगा के एक वेबसाइट बनाई, और जब वो वेबसाइट उसको लाइव किया तो इतनी बुरी वेबसाइट थी कि हमने उसको कंप्लीटली ट्रैश आउट किया, उसको खत्म किया और फिर एक नई वेबसाइट बनाई। ये सारे लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज थी जहां हम बहुत ज्यादा गिरे। अब इससे एक और चीज निकल के आती है कि फॉर द जनरेशन ऑफ टुडे, द बेस्ट एडवांटेज दैट यू गाइस हैव राइट नाउ is of mentorship, is of networking, community building। कि आज जितने mentors आपके पास अवेलेबल हैं, जितने incubation centers आपके पास अवेलेबल हैं, जितने events और community networking के options आपके पास अवेलेबल हैं, वो उस वक्त नहीं थे। तो अगर उस वक्त हमें कोई mentor मिलता, कोई हमें incubation center मिलता, कोई गाइड मिलती, कोई गाइडेंस मिलती, तो हम इतना उन जगहों पे नहीं गिरते जहां हमें गिरने की जरूरत ही नहीं थी। उसकी मिसाल आप इस तरह लें कि अगर आपको एक जंगल के बाहर एक बंदा मिलता है, वो कहता है इस जंगल को मैं 10 बार क्रॉस कर चुका हूं और मुझे पता है कि यहाँ पर कहां पर शेर आएगा, कहां पर भेड़िया आएगा, कहां पर पानी है, कहां से आपने शॉर्टकट लेकर इस जंगल से थ्रू जाना है। तो क्या आप उससे एडवाइस लेके जाना प्रेफर करेंगे उस जंगल में, या आप कहेंगे नहीं मैं खुद जाऊंगा और मैं जो है ना वो गिर के और लड़ के और मर के सीखूंगा? तो वो हमारे साथ हुआ कि वी लर्नड एवरी सिंगल थिंग वेरी हार्ड वे। तो हमने हर चीज खुद गिर कर ही सीखी, जो चीज हम, अगर हमें सही मेंटोरशिप, सही गाइडेंस, सही इंक्यूबेशन सेंटर्स के अंदर फैसिलिटेशन मिलती तो वो चीजें हम उसको अवॉइड कर सकते थे।
फिर हमने स्टार्ट किया, नई वेबसाइट बनाई, आइडिया नहीं था कॉन्ट्रैक्ट्स किस तरह से किए जाते हैं। आई वाज 18-19 एट दैट टाइम, तो मुझे क्या पता होगा कि किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाते हैं, किस तरह से आप अरेंजमेंट्स बनाते हैं डिफरेंट पार्टीज के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ। फिर ठीक है, टेलीमार्ट को थोड़ा टेक ऑफ किया, ऑनलाइन बड़ा नया था उस वक्त, इतने ज्यादा ऑर्डर्स नहीं थे, बहुत ज्यादा हम्बल हमने स्टार्ट लिया। और एक और चीज जो बहुत कम लोग जानते हैं, वो पहली बार मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ, कि जब हमने टेलीमार्ट लॉन्च किया था उसके पहले साल के अंदर ही हमने अपने रिटेल स्टोर्स भी लॉन्च किए थे, which were company owned, company operated outlets. And that again has a very important lesson for all of you guys. अब जिस साल हमने स्टार्ट किया, ऑब्वियसली ब्रांड तो कोई जानता नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी, हमने वो स्टोर्स लॉन्च किए और आज उनमें से सारे स्टोर्स बंद हो चुके हैं सिवाय एक के। सो दैट वाज द फर्स्ट फेलियर दैट हिट अस हार्ड, एंड इट वाज अबाउट टाइमिंग। हमने उस वक्त अपने स्टोर्स बनाए, वहां पे कंट्रोल बहुत मुश्किल था बनाना, अकाउंटेबिलिटी बड़ी मुश्किल हो रही थी उन स्टोर्स को मैनेज करने के लिए, क्योंकि हम तो स्टोर पे बैठ नहीं रहे थे, हम ई कॉमर्स को देख रहे थे, हम ऑफिस में थे, स्टोर पे कोई और रिसोर्सेज थी। तो एक बहुत बड़ा फेलियर हमें नजर आया कि हमारी आउटलेट्स प्रॉफिट ही नहीं कर पा रही थी, लॉस कर रही थी, मार्केट्स के अंदर होते हुए लॉस कर रही थी, मॉल्स के अंदर होते हुए लॉस कर रही थी। एंड दैट इज व्हेन वी डिसाइडेड कि यार फेलियर का जो इंपॉर्टेंट एक और एस्पेक्ट है ना, कि फेल होना बुरी बात नहीं है, बट इट्स बेटर इफ यू लर्न क्विक फ्रॉम योर फेलियर्स। तो आप अपने फेलियर्स को ड्रैग नहीं कर सकते। If you learn quick from your failures, that will help you immensely going forward. So हमने कहा नहीं यार, इसको बंद कर देते हैं। एक स्टोर हमने ऑपरेशनल रखा जो प्रॉफिटेबल था in 2014। और फिर हमने बाद में we went on to establish a franchise program, इसके ऊपर भी मैं आता हूँ आगे। तो हमने स्टार्ट किया, प्रोडक्ट्स बेचना शुरू किए। अब इस इंडस्ट्री की ब्यूटी क्या है, with e-commerce marketplaces in specific, the beauty of this business model which I personally adore, a lot, कि हम homogeneous products बेचते हैं। So with e-commerce, we are not selling any product which is unique. We are selling Apple's iPhones, we are selling Samsung's phone, we are selling Samsung's TV. तो वो product वही है जो आपको market में या online मिलेगी। And why do I adore this business model? Is because when you are selling homogeneous products, that is when you are tested truly as an entrepreneur, because you cannot differentiate on the basis of product. तो जिन लोगों ने मार्केटिंग पढ़ी होगी, डिफरेंशिएशन दो तरह की होती है, कि आप अपने बिजनेस को अपने कंपेटिटर से दो तरह से मुख्तलिफ कर सकते हैं, या तो प्रोडक्ट आपकी डिफरेंट हो या आपकी सर्विस डिफरेंट हो। सो फॉर बिजनेसेस लाइक ई-कॉमर्स मार्केटप्लेसेस अक्रॉस द ग्लोब, you cannot differentiate based on the products that you're offering to customers. You can differentiate on service levels, and that is when you are truly tested as an entrepreneur कि अब प्रोडक्ट तो मेरा वही है जो सब बेच रहे हैं। अब इसमें एक और एंगल आता है जो बहुत जरूरी है अगेन आप सबके लिए। जब भी आप कोई बिजनेस या एंटरप्रेन्योरियल वेंचर अपना लॉन्च करते हैं, तो सबसे पहला सवाल जो आपने पूछना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि व्हाई वुड अ कस्टमर बाय माय प्रोडक्ट और यूज माय सर्विस, अगर सर्विस है तो व्हाई। और उसका जो जवाब है वो बहुत कॉन्क्रीट होना चाहिए, और वो जवाब ही बेसिकली आपकी यूएसपी बनता है, जो हम सुनते हैं ना, यूनिक सेलिंग पॉइंट, कि आपके बिजनेस का डिफरेंशिएशन क्या है, कंपेटिटिव एडवांटेज क्या है। तो वो व्हाई सवाल का जवाब जो है वो आपको ये बात बताएगा। अब उस जवाब के अंदर जो बड़ा एक नेचुरल ऑर्गेनिक जवाब आता है ना सब लोगों की तरफ से, वो होता है प्राइस। कि मेरी प्रोडक्ट सबसे सस्ती होगी, सबसे कंपेटिटिव प्राइस के ऊपर मैं चीजें बेचूंगा। तो इफ योर आंसर टू द व्हाई इज लो प्राइस, कंपेटिटिव प्राइस, आई थिंक आपको उसी वक्त अपना बिजनेस बंद करके या बिजनेस मॉडल के आइडिया को हटाकर कुछ और कर लें, क्योंकि दैट्स नॉट अ सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेज फॉर एनी बिजनेस टू compete ऑन प्राइस। क्यों? क्योंकि प्राइस अगर आप आज कम ऑफर कर रहे हैं, तो कल को कोई दूसरा प्लेयर आपसे कम प्राइस ऑफर कर सकता है। अब तो आपको पता है, लोग पैसे बर्न करके, इंडिया की, आपने इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी देखी है, उसमें किसका स्पॉन्सरशिप है? बाइजूस। बाइजू इज बर्निंग $2 or $3 टू जनरेट $1 इन रेवेन्यू। $1 रेवेन्यू लाने के लिए बाइजूस $3 जला रहा है, बर्न कर रहा है। वो सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल है ही नहीं। तो सिमिलरली प्राइस पे आपको कंपेटिटर मिलेंगे जो अपनी जेब से लगाकर भी डिस्काउंट दे देंगे। और दूसरा जो सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव बात है प्राइस के ऊपर फोकस करने की, वो ये है कि व्हेन यू आर फोकसिंग टू मच ऑन लो प्राइसिंग एंड कंपेटिटिव प्राइसिंग, then you are making your customers price loyal and not brand loyal. So the day someone else offers them a better price, they'll not shy away to shifting to that brand. तो जब आप प्राइस पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, तो उसका ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज आता है। अब हमारे लिए चैलेंज यही था कि हम प्रोडक्ट सेम बेच रहे हैं जो बाकी लोग बेचते हैं, तरीका अलग है बेचने का, लेकिन प्राइस पे सिर्फ फोकस नहीं करना। प्राइस ऑब्वियसली कंपेटिटिव रखेंगे, वी कैन नॉट चार्ज अ प्रीमियम फॉर अ होमोजेनस प्रोडक्ट, ऑब्वियसली यू कैन नॉट चार्ज अ प्रीमियम। तो हमने कहा अब क्या किया जाए। तो उस वक्त 2015 में
हमने पहली चीज क्या सोची कि हम जुबली इंश्योरेंस जो है उनके पास किसी और पार्टनरशिप के लिए गए थे, किसी और कॉन्वर्जेशन के लिए गए थे, और वहां पे हमने एक आइडिया पिच किया छोटा सा। हमने कहा देखिए हम कराची में रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और यहाँ पे स्नैचिंग बहुत होती है, बहुत ज्यादा होती है, अब तो और बढ़ गई है। तो हमने कहा कि यार जुबली इंश्योरेंस करता है, उस वक्त हमें इतना आइडिया भी नहीं था इंश्योरेंस इंडस्ट्री का, हमारी कोर कॉम्पिटेंस नहीं है वो। तो हमने कहा अगर जुबली टेलीमार्ट की वेबसाइट पे जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, स्पेशली मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, उन पे आप कोई तकाफुल दे सकते हैं कि अगर कस्टमर का फोन चोरी हो जाए, छिन जाए, उसको उसके पैसे वापस मिल जाए। तो उस वक्त जो उनके एमडी थे, उनकी ये मुझे बात बड़ी अच्छी लगी, और जितने भी मैं विजनरी लोगों से मिला हूँ उनके अंदर एक बात बड़ी कॉमन होती है कि वो सारे के सारे बड़े हम्बल और डाउन टू अर्थ होते हैं, अगर आपने पहचानना है किसी विजनरी आदमी को। तो उन्होंने कहा बिल्कुल किया जा सकता है, जबकि ही वॉज माइल्स अपार्ट इन एक्सपीरियंस फ्रॉम अस। हमसे आके मिले, उन्होंने कहा यार दिस साउंड्स गुड, और उसी वक्त अपनी टीम से कहकर एक डेडिकेटेड टीम बनाकर हमारे लिए एक स्पेशल सोल्यूशन बना के दिया, एंड वी वर द फर्स्ट ई कॉमर्स प्लेयर इन पाकिस्तान टू इंट्रोड्यूस परचेज प्रोटेक्शन तकाफुल फॉर ई कॉमर्स कस्टमर्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स। तो हमने वो देना शुरू किया, और वो हमारी एक यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन बनी। तो हमने प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं किया, हमने कस्टमर से कहा कि आप हमसे इसलिए खरीदें कि वील provide you with takaful as well on the product that you're buying, and which obviously has a value. फिर हमने दूसरा स्टेप क्या लिया, उसके बाद हम चलते गए तकाफुल के साथ। हमने स्टार्ट में ये भी किया कि हमसे मोबाइल फोन इसलिए करें, खरीदें। गलतियां हम आपको बता रहा हूँ, हमने गलतियां क्या करी। ऑब्वियसली उस वक्त हम छोटे थे, यंग थे, आइडिया नहीं था, एक्सपोजर नहीं था, गाइडेंस नहीं थी प्रॉपर। हमने कहा हमसे स्मार्टफोन खरीदेंगे तो आपको, उस वक्त सेल्फी स्टिक का नया नया क्रेज था 2015-16 में, हर स्मार्टफोन के साथ सेल्फी स्टिक फ्री। वो स्टार्ट किया, ऑब्वियसली हमारे मार्जिन कॉम्प्रोमाइज हो रहे थे, लेकिन उसमें हमने एक चीज देखी कि लोग फ्री गिफ्ट के अंदर भी ऐब निकालते हैं कि यार मुझे आपने पिंक कलर की सेल्फी स्टिक भेज दी, मुझे ब्लू चाहिए थी, मुझे ब्लैक चाहिए थी, मेरी सेल्फी स्टिक खराब हो गई 1 महीने में, मुझे रिप्लेस करके दें। और दूसरा एक इशू ये आ रहा था कि द यूटिलिटी ऑफ दैट गिफ्ट इज नॉट इक्वल फॉर एवरीवन। तो जो बहुत ज्यादा सोशल है, एक्सट्रोवर्ट है, उनको तो सेल्फी लेने में बड़ा मजा आता है, लेकिन जिन लोगों को सेल्फी लेने का शौक ही नहीं है, वो क्यों सेल्फी स्टिक की उनके लिए कोई वैल्यू नहीं है। हम उस वक्त के बाद हमने कहा चले सेल्फी स्टिक हटा देते हैं, बहुत कंप्लेन्स आ रही हैं, पावर बैंक लगाते हैं फ्री। हमने फ्री पावर बैंक्स दिए। अब हमारे मार्जिन इतने थिन होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में कि वी कैन नॉट अफोर्ड टू गिव आउट सैमसंग पावर बैंक्स या एंकर के पावर बैंक्स या ब्रांडेड पावर बैंक्स। हमने छोटे पावर बैंक्स दिए, सस्ते वाले। उसमें कस्टमर्स ने ऐप निकालना शुरू कर दिया कि आपने क्या छोटा सा पावर बैंक भेजा है, नहीं चल रहा, खराब हो गया, मुझे मजा नहीं आ रहा, पावर बैंक स्लो चार्ज करता है। तो हमने ये सारी चीजें ट्राई आउट की कि हम क्या अपना अगेन, लेकिन ये सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेज नहीं हो सकते थे कि हम कहें कि हम जिंदगी भर टेलीमार्ट जो है वो फ्री गिव अवेज अपने प्रोडक्ट्स के साथ देगा अपने कस्टमर्स को। सो वी लर्नड इट द हार्ड वे, वी इनिशिएटेड इट, वी गॉट द फीडबैक, वी लर्नड क्विकली, एंड देन वी adopted our strategy और changed our strategy accordingly. उसके बाद एक और हमारे जो बड़ा इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो था कोविड। तो जब कोविड स्ट्रक पाकिस्तान वेरी हार्ड, हमने कहा अब क्या किया जाए। तो एक जो स्टार्टअप का वर्ड यूज होता है ना, उसको बहुत मिसयूज भी लोग करते हैं। तो स्टार्टअप की ब्यूटी ये होती है कि यू आर वेरी फ्लेक्सिबल, यू आर वेरी फास्ट इन बीइंग एबल टू रिस्पॉन्ड टू सर्टेन सिचुएशंस। आपको 10 लोगों से अप्रूवल नहीं लेने, रीजन के पास नहीं जाना, 2 महीने में जो काम आप अप्रूव करवाते हैं, वो स्टार्टअप जो है वो 1 दिन के अंदर करता है। तो हमने क्या, अब क्या करना है, हमें फोकस, अब मोबाइल के ऊपर इतना फोकस तो नहीं होगा, एसेसरीज के ऊपर तो इतना फोकस नहीं होगा, लोग अपनी जान बचाएंगे या वो इस तरह के आइटम्स बाय करेंगे। हमने कहा हेल्थ केयर, लोगों की डिमांड आई, लिसनिंग टू योर कस्टमर्स, दैट इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग फॉर एनी एंटरप्रेन्योर आउट देयर, कि listen to your customers, what they want, listen to their feedback, because you tend to develop a bias towards your own company when you're working for it. आपको अपनी कंपनी की हर चीज अच्छी लगती है। तो हमने मास्क बनाए, और हमने 3 महीने के अंदर 1.5 लाख मास्क बेचे। तो हमने उसके ऊपर वर्किंग करी, जहां जहां गोडाउन्स थे, वेंडर्स से मिले, उस वक्त शट डाउन था पूरा पाकिस्तान। फिर हमने कहा और क्या चीजें चाहिए हैं, हमने कहा लोग घर में बैठे हैं तो गेम्स चाहिए उनको, बोर्ड गेम्स। हमने मोनोपोली, अपने टेलीमार्ट के 5 साल में जितने मोनोपोली या गेमिंग बोर्ड गेम्स हमने नहीं बेचे थे, उतने हमने 2 महीने में बेचे। हमने जितने ट्रिमर्स टेलीमार्ट की 2 साल में नहीं बेचे थे, उतने हमने 2 हफ्ते में ट्रिमर्स बेचे। तो हमने आइडेंटिफाई किया कि लॉकडाउन में किन प्रोडक्ट्स के ऊपर ज्यादा फोकस आ सकता है, और हमने उसके ऊपर वर्किंग की। लड़के मार्केट्स में गए, वेंडर्स को ढूंढा, उनके वेयर हाउसेस को ढूंढा, और वहां पे एक हमें बड़ा जबरदस्त बूस्ट मिला। हमारे जो ऑर्डर्स थे वो 10x बढ़ गए, हमारा ट्रैफिक बढ़ गया, हमारी बाकी सारी चीजों पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट आया। उसके बाद हमने 2000, थोड़ा पीछे आते हैं, अब डिसरप्शन एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है कि जरूरी नहीं है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज अगेन इससे रिलेटेड,
आजकल टेक्नोलॉजी इज वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट? तो इसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात सुनी थी और मेरे मेरे दिल से बड़ी क्लोज हो गई वो, और मैं हर जगह करता हूँ कि टेक्नोलॉजी कैन नॉट फिक्स अ ब्रोकन बिजनेस मॉडल। ये आप बड़े गौर से सुने। तो टेक्नोलॉजी इटसेल्फ बिजनेस मॉडल नहीं है। बिजनेस मॉडल आपको इस तरह समझें कि ट्रेन का जो इंजन का डब्बा होता है वो बिजनेस मॉडल है। अगर वही सही नहीं है तो आप उसके पीछे जितने डब्बे क्यों ना लगाने, वो नहीं चलेगी ट्रेन। तो आपका जो बिजनेस मॉडल है, जो फंडामेंटल्स हैं, जो हमसे पहले की जनरेशन जिसमें बड़ा स्ट्रांग थी कि बिजनेस या धंधे का मतलब है पैसे कमाना, उसका मतलब ये नहीं है कि आप पैसे जला के रेवेन्यू बनाए जो कि सस्टेनेबल ना हो। कस्टमर को जब 100 की चीज 80 रुपए में देंगे तो वो बिल्कुल खरीदेगा, और आपको सारे अपने केपीआईज बड़े अच्छे नजर आएंगे कि कस्टमर एक्विजिशन ऑफ द रूफ, सेल्स ऑफ द रूफ, एक्सपेंशन ऑफ द रूफ। लेकिन अगर वो सस्टेनेबल नहीं है, अल्टीमेटली वो बिजनेस के फंडामेंटल्स को जस्टिफाई नहीं करता, तो आप उसमें जितनी भी टेक्नोलॉजी लगा लें, आप उसमें जितनी भी चीजें कर लें, वो वायबल बिजनेस नहीं बन सकता। तो टेक्नोलॉजी इज अ वे ऑफ डूइंग थिंग्स, और टेक्नोलॉजी हर बिजनेस में आ सकता है। अगर आपकी जूते की दुकान है ना तारिक रोड पे, तो जरूरी नहीं है कि आप जूते की दुकान के ऊपर इतनी टेक्नोलॉजी, रोबोट आके आपको जूता सर्व कर रहा है और एआई के वहां पे सेल्फ डिस्प्ले कियोस्क लगे हुए, दैट्स बुलशिट। आप जूते की दुकान में टेक्नोलॉजी किस तरह कर सकते हैं? तो बताने का मकसद ये है कि कन्वेंशनल बिजनेसेस आर देयर टू स्टे, बट नॉट इन देयर conventional way, with a bit of digitization, with a bit of technology, but relevant to your business model. So for example, जूते की दुकान टेक्नोलॉजी को कैसे यूज कर सकती है, आप लोग बताएं। एक तारिक रोड की दुकान की बात हो रही है, कोई मल्टीनेशनल ब्रांड की बात नहीं हो रही, कोई बड़े चेन ऑफ स्टोर्स की बात नहीं हो रही। आपके अकॉर्डिंगली एक जूते की दुकान वाला टेक्नोलॉजी का, डिजिटाइजेशन का इस्तेमाल कैसे कर सकता है? एनीवन फ्रॉम द ऑडियंस? इट्स वेरी एक्सपेंसिव। तारिक रोड की दुकान वाला कैन नॉट अफोर्ड दैट। एनीवन एल्स? सॉरी? ओके, ये मार्केटिंग का एस्पेक्ट इसमें आ गया, ठीक है। सॉरी? ठीक है, ऑनलाइन कस्टमाइजेशन, जूते जो है वो कस्टम मेड हो, ठीक है। इसके अंदर जो बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ना, जो उसको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है, वो है कि वो अपने कस्टमर्स का डेटा लेना शुरू करे कि कौन सा कस्टमर उसके जूते की दुकान में सैंडल लेने के लिए आता है, कौन सा कस्टमर स्नीकर्स लेने आता है, कौन सी फीमेल ऑडियंस है वो किस तरह के शूज बाय करते हैं, और वो डेटा को अपने सिस्टम में ईआरपी के थ्रू, बेसिक सॉफ्टवेयर के थ्रू कैप्चर करे और उसी के अकॉर्डिंगली उनको मार्केटिंग कम्युनिकेशन रोल आउट करे। तो अगर मुझे स्नीकर्स बहुत ज्यादा पसंद है और मुझे वो एड चला रहे हैं लेडीज के सैंडल के शूज का कि नई कलेक्शन आई है, तो वो सेंस नहीं बनाता। तो वो अपने डेटा को कैप्चर करके कस्टमर्स के लिए लॉयल्टी प्रोग्राम लॉन्च कर सकते हैं कि अगर आप इतने हजार की शॉपिंग करेंगे उस पर इतने पॉइंट्स है जिसको आप बड़े आसानी से आकर रिडीम कर सकते हैं हमारे स्टोर पे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसको टेक्नोलॉजी जो है वो अडॉप्ट करके ये कन्वेंशनल बिजनेसेस भी अपने आप को वक्त के साथ चला सकते हैं। इससे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात निकलती है कि जो कॉन्सेप्ट है कि कोई बिजनेस हो या इंसान हो, तो जो हम कहते हैं ना कि बूढ़ा हो गया है, तो बूढ़े का ताल्लुक एज से नहीं है, इट्स अ फ्रेम ऑफ माइंड। अगर आप वक्त के साथ चल रहे हैं तो आप बूढ़े नहीं हैं, और अगर आप वक्त के साथ नहीं चल रहे तो फिर आप जवानी में भी बूढ़े हैं। तो बिल गेट्स, द लाइक्स ऑफ बिल गेट्स, और जो बड़े वेटरन एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो आज भी वक्त के साथ चल रहे हैं, इवॉल्व कर रहे हैं। तो जस्ट लाइक यू हेयर पीपल सेइंग कि नथिंग ग्रोज इन कंफर्ट जोन, तो आप जब कंफर्ट जोन में चले गए, इससे बड़ी एग्जांपल फेसबुक से कोई नहीं हो सकती। क्यों? फेसबुक ने उस वक्त के जो दो टॉप के सोशल मीडिया चैनल्स थे, माई स्पेस और ऑर्कुट, उन दोनों को वाइप आउट कर दिया और इट बिकेम द मार्केट लीडर। फेसबुक इज क्लोज टू मोनोपोली राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो फेसबुक चाहता तो वहां पे रुक जाता, लेकिन फेसबुक ने उसके बाद फेसबुक एड्स लॉन्च की, फेसबुक के पेमेंट सोल्यूशन लॉन्च किया, मेटावर्स लॉन्च किया, व्हाट्सएप को एक्वायर किया, इंस्टाग्राम को एक्वायर किया, और वो रुक नहीं रहा कहीं पर भी। तो वो बहुत ज्यादा जरूरी एंगल है। तो टेक्नोलॉजी का मैंने आपको समझाया कि कन्वेंशनल बिजनेसेस को भी आप देख सकते हैं फॉर एन एंटरप्रेन्योरियल वेंचर, बट विद अ ट्विस्ट। वही बात वक्त के साथ चलते हुए सोचें कि हाउ वुड योर कस्टमर्स थिंक। अब हमने क्या करा, हमने देखा कि यार टेलीमार्ट को हम ओमनी चैनल लेके जाना चाहते हैं। 2016 में मैंने अपने हाथों से एक ऑफलाइन फ्रैंचाइज प्रोग्राम ड्राफ्ट किया था, उसकी हर चीज खुद, लेकिन उस वक्त टाइमिंग सही नहीं थी। ये एक दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट लर्निंग कि 2014-15 में जो हमने स्टोर्स खोले वो टाइमिंग सही नहीं थी। कोई टेलीमार्ट को जानता ही नहीं था, हमारे पास इतनी रॉबस्ट सिस्टम था ही नहीं कि हम अपने स्टोर्स को डिफरेंशिएट करते हैं। लेकिन जब हमने फ्रैंचाइज प्रोग्राम बनाया, हमने 2019 में लॉन्च किया, 18 के एंड में 19 के स्टार्ट में,
तो कोविड से पहले 1.5 साल जब हमने फ्रेंचाइज प्रोग्राम लाइव किया अपना, तो 1.5 से 2 साल में टेलीमार्ट की सिर्फ 3 फ्रेंचाइजेस लॉक हुई, सिर्फ 3 फ्रेंचाइजेस। और कोविड के बाद मार्च में कोविड आया, तो फरवरी 2020 से लेकर अगस्त 2021 तक, ये कुछ 16-18 महीने बनते हैं, इसमें हमने 18 फ्रेंचाइजेस लॉक की कोविड के दौरान। आप सोच सकते हैं। अब इसके पीछे एक छोटी सी बैक स्टोरी। डिसरप्शन का वर्ड बहुत मिसयूज होता है। हमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से एक मार्केट को डिसरप्ट करने का मौका मिला। तो आज अगर आप जाते हैं सदर में, कहीं भी किसी भी मोबाइल मार्केट में जाते हैं, तो यू सी मॉम एंड पॉप स्टोर्स। इस मॉडल को कहा जाता है मॉम एंड पॉप स्टोर्स, जो कि एक फ्रेगमेंटेड रिटेल कहलाती है या अनऑर्गेनाइज रिटेल कहलाती है। जहां पे आप जाते हैं तो कहीं सैमसंग का बोर्ड है, कहीं ओप्पो का बोर्ड है। माइंड यू, दीज ब्रांड्स पे टू द रिटेलर्स टू हैव देयर बोर्ड एंड साइनेज इन प्लेस। और ये ब्रांड्स फ्री ऑफ कॉस्ट ब्रांडिंग करके देते हैं, फर्निशिंग करके देते हैं, एंड मंथली अलाउंसेस देते हैं रिटेलर्स को। तो पहली चीज ये, इस मार्केट में ऐसा हो रहा था। फिर रिटेलर्स की जब बात करते हैं, जो टेलीमार्ट फ्रेंचाइज प्रोग्राम कैंडिडेट था, खुदाई कस्टमर, नो योर कस्टमर, तो हमारा आइडियल कैंडिडेट था वो एक मोबाइल फोन या इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकानदार है। तो वो दुकानदार, आपने आज तक कोई देखा है दुकानदार जो बड़ा टेक सेवी हो और वो डिजिटल यूज कर रहा हो और कस्टमर सर्विस में ऑफ द रूफ हो? तो यहाँ पे बहुत ज्यादा देसी, और मेरी कम्युनिटी के सबसे ज्यादा लोग इस इंडस्ट्री में हैं, तो वो बहुत देसी हैं, स्ट्रीट स्मार्ट है, अपना मतलब जानते हैं, और वो पैसे लेने के आदी हैं, पैसे बनाने के आदी हैं। पैसे उनकी जेब से वो निकालते इतनी आसानी से नहीं है। अब इस इंडस्ट्री में जहां पे फ्री में ब्रांडिंग हो रही है, पैसे मिल रहे हैं हर महीने के, और रिटेलर राज कर रहा है और उसकी जेबें भरी जा रही हैं ब्रांड्स की तरफ से कि हमारा ब्रांड बेचो, उस इंडस्ट्री में टेलीमार्ट ने कहा कि आप मुझे भाईजान 8 लाख रुपए फ्रेंचाइजिंग फी दें, जिसमें आपकी फर्निशिंग मैं नहीं करूंगा, लेकिन ये 8 लाख रुपए मैं आपसे लेकर आपको ये तमाम तर चीजें दूंगा जो आपको एक नॉर्मल कन्वेंशनल इलेक्ट्रॉनिक्स या मोबाइल के रिटेलर से सुपीरियर बनाती हैं इतना ज्यादा, और जो चीजें आप एक इंडिपेंडेंट दुकानदार रहते हुए कर ही नहीं सकते। सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेज। तो मैंने अपनी वैल्यू प्रोपोजिशन इतनी स्ट्रांग बनाई कि जो फीचर्स और बेनिफिट्स और एडवांटेजेस एक रिटेलर को टेलीमार्ट फ्रेंचाइज बनने के बाद हासिल हो सकते हैं, वो उसे इंडिपेंडेंटली हासिल कर ही नहीं सकता। So that is when you leverage the benefits of your network as a company. तो आज अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने वो फ्रेंचाइज प्रोग्राम लॉन्च किया, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह टेलीमार्ट franchises or offline stores are present in 17 cities across 23 locations and it's growing इंशाल्लाह। और हमारा एम्बिशन ये है कि हम इंशाल्लाह 2023 के एंड तक इसको 50 तक लेके जाएं, और 2025 2026 तक इसको 100 स्टोर काउंट तक लेके जाएं। And these stores are a perfect example of phygital business model, as we call it. Physical or digital combination. So it's retail at the end of the day, but not in the conventional way. So every outlet of ours has a smart TV installed where they offer customers not with the product only at competitive prices, along with purchase protection takaful. They also offer EMI installments. They also offer hyper-local delivery solutions. They also offer prepaid vouchers and mobile top-ups. And they also offer a range of other products and services that we are adding on top every single day to make sure that our stores are stores of the future. And we work with them to be able to make sure कि ये successful बने. तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी विन थी कि हमने ऐसी मार्केट में जाके उसको कैप्चर किया, डिसरप्ट किया, जहां पे कल्चर और नॉर्म कुछ और था, और हमने एक नए तरीके से उसको डिजिटाइज किया। तो ये हमारी फ्रेंचाइज प्रोग्राम की एक जर्नी थी। तो ये ओवरऑल टेलीमार्ट की जर्नी रही है माशाल्लाह। नाउ टिल डेट वी हैव होस्टेड अबाउट 55 मिलियन विजिटर्स ऑन आवर वेबसाइट। हमारे 23 ऑफलाइन स्टोर्स हो चुके हैं, और नाउ वी आर इंशाल्लाह अनलॉकिंग द नेक्स्ट स्टेज with a technology that we have granted rights to in Pakistan, which is around smartphone financing. We are doing a lot of different collaborations, and we have been true believers in the word collaboration over competition. तो हमारी पहले दिन से अगर एक चीज पर फोकस रहा है, वो ये है कि हम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स ना बने। हम जो है वो अपनी कोर कॉम्पिटेंसी पर फोकस करें, और जो काम हमें करना है उसके लिए हम एक रेलेवेंट पार्टनर के साथ उसको एग्जीक्यूट करें, चाहे वो तकाफुल हो, चाहे वो इंस्टॉलमेंट्स हो, या चाहे वो कोई भी और हमारे फीचर्स या बेनिफिट्स हो। सो वी मेक श्योर वी पार्टनर अप विद द राइट पीपल। दिस इज अ स्मॉल वीडियो दैट आई हैड अबाउट टेलीमार्ट फ्रेंचाइजेस।
Thank you. Ladies and gentlemen, the greatest good is what we do for one another. This ideology